PTI धरने से मुतल्लिक IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की तकारीर की वीडियो क्लिप भी इसका हिस्सा हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया। PTI कारकुनों की दरख्तों को जलाने की वीडियो क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा है। क़यादत ने मुजाहिरीन को रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मज़ाहमत की तरगीब दी। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया गया। IG रिपोर्ट इसमें इमरान इस्माइल, जरताज गुल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा क्या रिपोर्ट जमा कराई गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिपोर्ट तलब की गई थी और IG इस्लामाबाद की जानिब से ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें 7 अदालती सवालात के जवाब जमा कराए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो जख्मियों और गिरफ्तार किए गए अफराद की एक फहरिस्त है वो भी जमा कराई गई है, जबकि जो मुजाहिरीन थे उनकी जानिब से दरख्तों को जलाए जाने के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी इस रिपोर्ट के हमरा हैं। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकारीर थी इस दौरान, उन्हें भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। IG इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि PTI ने इस्लामाबाद इंतजामिया को 23 मई को श्रीनगर हाईवे पर एक एहतजाज की दरख्वास्त दी थी और इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एग्जैक्टली उसी अंदाज में लेटर एंड स्पिरिट में अमल किया। और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बंद किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस, रेंजर्स और FT ने मुजाहिरीन के खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लिया और मुजाहिरीन के जो ग्रुप थे वो डी चौक की जानिब जाना शुरू हुए और मुजाहिरीन को क़यादत की जानिब से रुकावटें हटाने और पुलिस के साथ मुज़ाहमत की तरगीब दी गई। मुजाहिरीन के हवाले से इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि ये मुजाहिरीन मुसल्लह थे और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया गया। इसके साथ साथ मुजाहिरीन पुलिस पर गाड़ियां भी चढ़ाते रहे और अपनी गाड़ियों की मदद से रुकावटें भी हटाते रहे। इसके साथ साथ कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि दरख्तों को भी जलाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाजी, जरताज गुल और दीगर की क़यादत में 2000 मुजाहिरीन रेड जोन की रुकावटें हटाने की मुतअद्दिद कोशिशें करते रहे और उसके बाद ये लोग रेड जोन में दाखिल भी हुए। मुजाहिरीन को हटाने के लिए फिर पुलिस की जानिब से टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुजाहिरीन पार्टी क़यादत के हुक्म के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में रेड जोन में दाखिल हुए और डी चौक पहुंचने के लिए फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी और जरताज गुल ने कारकुनान को उकसाया और ये कहा कि डी चौक पहुंचे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इस्तकबाल किया जाए। इसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से सोशल मीडिया और मीडिया पर बार बार ऐलानात किए गए कि मुजाहिरीन रेड जोन से दूर रहे और मुजाहिरीन की जानिब से रेड जोन में दाखिले की कोशिशों को रोकने के लिए जरूरी इकदामात और कार्रवाई की गई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बायस 23 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल से हर हद तक गुरेज किया गया। खदशात बढ़ने पर फिर आर्टिकल 245 के तहत कोर्ट को तलब किया गया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 200 से 300 मुजाहिरीन कंटेनर्स हटाकर रेड जोन में दाखिल हुए और मुजाहिरीन को जो जगह दी गई थी G9 और H9 के दरमियान श्रीनगर हाईवे पर, वहां पहुंचने के लिए कोई भी रुकावट न थी। ताहम मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक पहुंचते रहे और कोई भी जो शख्स था, कोई भी कारकुन वो मुख्तस करदा जलसा गाह में नहीं पहुंचा। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुलिस की जानिब से 77 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 19 मुकदमात दर्ज भी किए गए हैं। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला, शफकत महमूद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, असलम इकबाल, मुराद रास, मियां महमूद रशीद, अंदलीब अब्बास समेत दीगर के नाम भी शामिल हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। शफकत महमूद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मोदी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहा है। यहाँ इसके बिजनेस पार्टनर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हमाद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं, जबकि महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों को तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रेड जोन आना बहुत बुरा लगता है,
لیکن کارکنان پر وحشیانہ تشدد، جعلی دہشت گردی کے پرچے معمول کی کارروائی ہے۔ وہ اس روش کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جدوجہد جاری ہے اور رہے گی۔ وزیراعظم کا گوادر میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے آسن اقدام۔ وزیراعظم کا گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ گوادر میں ونڈ پاور منصوبوں کے لیے بھی حکمت عملی بنائی جائے، وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ گوادر کے لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو وزیراعظم کا گوادر میں بجلی کے مسائل کے لیے احسن اقدام۔ وزیراعظم کا گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عامر لیاقت کا انتقال، سابق اہلیہ بشرا، بیٹی دعا اور دیگر رشتہ دار سرد خانے پہنچ گئے۔ عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ کا پوسٹ مارٹم سے انکار، موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ پولیس کے اہل خانہ سے بات چیت، اگر پوسٹ مارٹم نہیں کروانا تو عدالتی احکامات لائیں، پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید، بتائیے گا کیا فیصلہ ہوا پھر؟ نوید کمال سے تفصیلات جانیں گے۔ عامر لیاقت کا انتقال، سابق اہلیہ بشرا، بیٹی دعا اور دیگر رشتہ دار سرد خانے پہنچ گئے۔ عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید کمال، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، عامر لیاقت کے جو اہل خانہ ہے جس میں ان کی سابقہ اہلیہ ہیں اور ان کی بیٹی دعا اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کا بیٹا احمد بھی یہاں پر پہنچا ہے، موجود ہیں۔ پولیس کی جانب سے ایس ایس پی ایسٹ، ایس پی جمشید یہاں پر موجود ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بغیر میت جو ہے ورثہ کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ پوسٹ مارٹم ضروری ہے، اگر یہ حادثاتی موت بھی ہے تو اس میں 322 کی ایف آئی آر بنتی ہے اور وہ پوسٹ مارٹم کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لوائقین چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو تو مجسٹریٹ کا جو ہے حکم نامہ لے کر آئیں، عدالت کے حکم نامے کے بغیر میت جو ہے ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ بدصورت دیگر پولیس اپنی تحویل میں لے گی، سرکاری اسپتال منتقل کرے گی جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کی جائے گی، جبکہ ورثہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو جنازے کا ٹائم جو ہے شیڈیول ہے، ٹائم طے کر چکے ہیں، اس میں جو ہے غیر معمولی تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے میت ہمارے حوالے کی جائے۔ کافی دیر سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں چھیپا سرد خانے میں۔ اس وقت لوائقین بھی موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے اور چھیپا کا جو عملہ ہے جس میں رمضان چھیپا ہے وہ بھی موجود ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کو کسی نتیجے پر جو ہے پہنچایا جائے۔ جی ٹھیک ہے نوید، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ وفاق کا آئندہ ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق وفاق کی وزارتوں اور محکموں کا بجٹ 538 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ NHA کو 121 ارب روپے ملے گا۔ آبی وسائل کے لیے 96 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے لیے 10 ارب 47 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی، جو دنیا ٹی وی ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے باخبر کرنے کی، تو یہ ترقیاتی بجٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جو وفاق اور صوبے مل کر تقریباً 2263 ارب روپے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پر لگائیں گے، جس میں وفاق تقریباً 800 ارب روپے ترقیاتی کاموں پر لگائے گا، اور تقریباً جو کل NEC نے فیصلے کیے اس کے بعد کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آبی وسائل کو جو ہے 96 کے بجائے 99 ارب روپے دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو NHA کے 121 ارب روپے تھے اس کو کم کر کے 118 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مختلف جو کیبنٹ ڈویژن مختلف کام کرتی ہے، ترقیاتی کام کرتی ہے، فنڈز وغیرہ دیتی ہے، ان کے لیے تقریباً 70 ارب روپے فوکس کیے جائیں گے۔ جو پیپکو کی اماؤنٹ ہے وہ 43 بلین کی ہے۔ ریلوے کے لیے 32 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ ایٹامک انرجی کے لیے 25 ارب روپے سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے اور مزید بڑھا دیا گیا ہے، تقریباً 3 بلین روپیز میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس کو 41 سے انکریز کر کے 44 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالیاتی تبدیلی کے لیے تقریباً 9.5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے، اور ایجوکیشن کے لیے جو 6 ارب کا بجٹ تھا اب وہ 7.2 ارب روپے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ جو ہاؤسنگ کے لیے تقریباً 13 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ انٹیریئر کا بجٹ جو ہے وہ 1 ارب روپے کم کر دیا گیا ہے، اس کو 10 سے کم کر کے 9 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ غذائی تحفظ کے لیے جو 12 ارب روپے کا بجٹ تھا ابتدائی، اس کو کم کر کے 10 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایرا کے لیے جو یہ خدشات تھے، شاید ایرا کے لیے رقم نہیں رکھی جائیں گی۔ ایرا کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں، جو اس میں
इस बजट में सबसे अहम बात यह है कि अब पाकिस्तान में जो है वो इंसदाद कोरोना के लिए कोई बजट नहीं रखा जा रहा और नए माली साल के अंदर जो है वो इंसदाद कोरोना के लिए फ़ंड्स नहीं हैं जो इस माली साल में 5 अरब रुपए थे। तो तकरीबन जो है वो अगर देखा जाए तो फोकस कर रही है हुकूमत जो है वो आबी वसाइल के ऊपर, सेहत के ऊपर, सड़कों के ऊपर। और जी शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी बजट 2022-23 में खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तजवीज़ है। 80 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश, जबकि रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़, जबकि खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश है। वफाकी बजट 2022-23 में खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश, भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। नए वफाकी बजट से सनती शहर फैसलाबाद के ताजरों और सनतकारों ने हुकूमत से रिलीफ और सब्सिडी की उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, माली साल का जो बजट बराए साल 2022 और 23 आज पेश किया जा रहा है और इस वाले से फैसलाबाद की जो सनती जो तबका है, ताजर हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि आज जो बजट पेश किया जाएगा ये अवाम दोस्त होगा। इसमें सनतकारों को, ताजरों को रिलीफ फराहम की जाएगी ताकि इनका जो कारोबार चले और इस कारोबार चलने से जो है करोड़ों की तादाद में जो इनसे मजदूर वाबस्ता हैं, जो रोज़गार की तलाश में इनकी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उन्हें जो है रोज़गार में असर आ सके। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के बजट के हवाले से उनकी क्या तवक्कात हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता की हमें। बड़ी उजलत में बजट बनाया गया, डिज़ाइन किया गया, IMF की डिक्टेशन ऊपर है। और दूसरा ये है कि FBR को इन्होंने मशावरती अमल में शामिल रखा है। FBR वो है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको उसने इम्प्लीमेंट कराना है। वो जो टैक्स लगा है उसको रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, वो मशावरती अमल में नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो मेरी ये है, गैस और बिजली के जो सब्सिडाइज रेट हैं इनकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है और हमारी इंडस्ट्री चली है। अगर आप गैस और बिजली के रेट सस्टेन नहीं करेंगे, हमारी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ती नज़र नहीं आएगी। बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्री की 45% इंक्रीज़ कर गई है। तो मैं नहीं समझता कि एक किसी मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसकी एनर्जी कॉस्ट एकदम जो है वो 45% बढ़ जाए तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सके। महंगाई को कम किया जाए और जो ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है इनका बुनियादी मुतालबा है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ जो बंद हो रही हैं बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो दोबारा से चल सकें और जो सनतकारों की इंडस्ट्रीज़ चलेंगी और जो मज़दूर हैं उन्हें इनका रोज़गार में असर आएगा। और पंजाब में बजट कौन पेश करेगा ये फैसला नहीं हो सका है। लाहौर पंजाब का बजट इजलास 13 जून को तलब, लेकिन वजीर खजाना का फैसला ना हो सका। महकमे खजाना पंजाब को वजीर खजाना ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जाने के नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन। जून को हुकूमती सिफारिश पर जो है वो बाकायदा पंजाब असम्बली का बजट इजलास जो है वो तलब करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक वजीर खजाना पंजाब का फैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से बहुत बेशुमार जो है वो मामला इंतवा का शिकार है। पंजाब में वजीर खजाना के लिए पीपल्स पार्टी उस्मान महमूद के लिए डट चुकी है और पंजाब हुकूमत अपनी जमात नून लीग से मुश्तबा शुजा रहमान को वजीर खजाना लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई रोज गुजरने के बावजूद भी, हुकूमत की तश्कील होने के बावजूद अभी तक वजीर खजाना का तयन नहीं हो पाया कि किन को तैनात किया जाएगा और कौन वजीर खजाना के तौर पर जो है वो बजट पंजाब असम्बली में पेश करेगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी इस तमाम तर मामला को लेकर वजीर आला के पास जाती है और वजीर आला अपनी तहादियों समेत बेशुमार दीगर मसाइल भी जो है वो देख रहे हैं, इजलासों की सदारत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाब का बजट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के मुकरम पर बनता दिखाई दे रहा है और वफाकी जो है वो आला अहदेदार वो इस मामला में काफी हद तक जो है वो सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वजीर खजाना न होने की वजह से बेशुमार मामला जिसमें तरक्यात, टैक्स और दीगर मामला जो हैं जो वजीर खजाना की हद तक फैसले होने होते हैं वो इल्तवा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं।